हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यानी इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से फैराडे के नियम और उसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए, तो पहले नियम का डिस्कशन मैंने कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फैराडे साहब का द्वितीय नियम यानी फैराडे सेकंड लॉ। तो चलिए देखते हैं कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है। यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार सबसे पहले आपको यही बात लिखनी होती है, श्रेणी क्रम। अब ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है, क्लास 10th फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन, है ना। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघटनी, है ना, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयन। अब ये विद्युत अपघटनी विलयन क्या होता है तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया है, जिसमें फैराडे का प्रथम नियम मैंने पढ़ाया था, है ना। चलिए, तो विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, करा के विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू, देखिए लिखा है इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कहीं कहीं देखेंगे लिखा हुआ था भार, है ना, पदार्थ का भार भी लिखा हुआ मिल जाता है, चाहे पदार्थ की मात्रा लिख लीजिए, दोनों सही गलत नहीं है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू या भार की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू, है ना, या पदार्थ का भार लिखा हुआ हो सकता है। तो तीनों वर्ड सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक, पदार्थ की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू, उसके तुल्यांकी भार, उसके तुल्यांकी भार कैपिटल ई के समानुपाती होती है। यानी इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला जो पदार्थ है ना, वो किसके समानुपाती होगा, वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अब ये तुल्यांकी भार क्या होता है ना, हो गई गड़बड़, आ गई दिक्कत यहीं पर। अब तुल्यांकी भार अगर आपको नहीं पता होगा, हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि ये कम समझ में आए। तो अगर तुल्यांकी भार नहीं पता है ना, तो विलयन चैप्टर में मैंने आपको तुल्यांकी भार पढ़ाया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। या समझाने के लिए मैं तो आपको यहाँ पर बताऊंगा ही कि तुल्यांकी भार क्या होता है ना। तो तुल्यांकी भार जो होता है यौगिक का अणुभार, है ना, किसी यौगिक का अणुभार अपॉन में क्या होता है, उस यौगिक पर उपस्थित धनायन या ऋणायन की संख्या, उसका तुल्यांकी भार होता है ना। चलिए, तो यहां पर हो गया कि तुल्यांकी भार कैपिटल ई के समानुपाती होता है। ठीक, तो अब यहां पर क्या है कि एक छोटी सी देखिए आपके सामने थ्योरी लग गई है, स्क्रीन पर आ गई है, आप इसको देख करके यहां समझ सकते। देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है वो बात मैं आपको, देखिए थ्योरी इसकी काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने मेन पॉइंट यहां पर लिख दिया है। बाकी जिसकी जिसकी जरूरत पड़ती जाएगी वो स्क्रीन पर आपके आता जाएगा, आप उसको देखते जाइएगा। और कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि माना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी दो विद्युत अपघट्य हैं जिनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, और दो विद्युत अपघट्य यहां पर लिए गए हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, हाँ, समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित भार की मात्रा या पदार्थ की मात्रा लिख सकते हैं, कोई गलत कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो भार की मात्रा या पदार्थ की मात्रा, है ना, मात्राएं यानी पदार्थ की मात्राएं क्रमशः W1 व W2 है। यानी निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं क्या है, क्रमशः W1 व W2 है ना। उसके बाद है तथा उनके तुल्यांकी भार क्रमशः E1 व E2 यानी कैपिटल E1 व E2 है। तो फैराडे के द्वितीय नियम से है कि नहीं, तो फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होगा। अब चलिए मैं आपको लिख करके बताता हूं कि फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होगा। चलिए, तो यहां पर देखिए फैराडे का द्वितीय नियम कहता क्या है कि इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है या भार की मात्रा है या पदार्थ का भार है ना, कैपिटल डब्ल्यू, है ना, वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो अर्थात करके हम यहां पर लिख देंगे अर्थात, है ना। अब मेरे पास क्या है कि दो विद्युत अपघटनी विलयन है ना, दो विद्युत अपघटनी विलयन है। चलिए मैं बता देता हूं आपको। तो पहला जो विद्युत अपघटनी विलयन है उस पे जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है वो क्या है, कैपिटल W है। तो पहले वाले के लिए W के साथ 1 लगा दिया गया तो W1 हो जाएगा। तो पहले वाले पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा कितनी है, W1 है।
है कि नहीं। समानुपाती किसके हो जाएगा, तो जो W1 है समानुपाती होगा वो तुल्यांकी भार E1 के होगा, है कि नहीं भाई। पहले वाले का भार पहले वाले के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, दूसरे वाले का भार दूसरे वाले के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, यानी W1 समानुपाती कैपिटल E1 के होगा, W2 समानुपाती कैपिटल E2 के होगा। यही तो कह रहा फैराडे का दूसरा नियम, है कि नहीं। आप इसको देख लीजिए। अभी मैं बहुत एक बेस्ट एग्जांपल लेकर के आपको पूरी बात क्लियर कर दूंगा, है ना। आप केवल इसको देखते जाइए, बस ध्यान समझते जाइए, है ना। तो यहाँ पर W1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल E1। अब देखिए ये है समानुपाती का सिंबल, और समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कोई नियतांक आ जाएगा। नियतांक के तौर पर यहाँ कौन आएगा, तो यहाँ पर जो नियतांक आता है वो कैपिटल K आ जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं W1, यानी W1 बराबर क्या है K, और ये आ गया E1। इसको बना लिया समीकरण नंबर 1। यानी पहले पदार्थ के लिए, पहले वृत्त घटनी विलयन के लिए मैंने फैराडे का द्वितीय नियम लिख दिया है। द्वितीय नियम क्या कहता था कि जो भार की मात्रा है, देखिए भार की मात्रा या पदार्थ की मात्रा कैपिटल E के क्या होती है, समानुपाती। तो पहला वाला है, पहले वाले का भार कितना है W1, पहले वाले का तुल्यांकी भार कितना है E1, तो W1 समानुपाती E1 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो W1 बराबर क्या हो गया, ये सिंबल हटाया समानुपाती का, तो कोई ना कोई नियतांक आता, आपने फिजिक्स में भी बहुत पढ़ा होगा। तो यहाँ पर W1 बराबर क्या हो जाएगा, K, E1 समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद मैं आपको इधर बता देता हूं। तो पहले पदार्थ के लिए हो गया, अब दूसरे पदार्थ के लिए ऐसे करना है हमें, है कि नहीं। तो दूसरे पदार्थ के लिए क्या होगा, W2, और समानुपाती किसके होगा, दूसरे के तुल्यांकी भार के, यानी E2 के। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं E2। देखिए होगा कि नहीं होगा, दूसरे का जो भार है वो दूसरे के तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये देखिए यहां समानुपाती का सिंबल हटाएंगे, यहां भी नियतांक आ जाएगा। तो चलिए W2 बराबर क्या हो जाएगा, KE2, समीकरण नंबर इसको बना देंगे 2, यानी ये हो गया KE2, है ना। यहां पर जो K है आपका वो चाहे स्मॉल कर लीजिए चाहे कैपिटल कर लीजिए। चलिए स्मॉल ही कर लेते हैं, जो K है आपका उसको स्मॉल ही कर लेते हैं, है ना। तो चाहे स्मॉल कर लेना चाहे कैपिटल कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो कट ही जाएगा। तो यहां पर ये हो गया स्मॉल KE2, W2 बराबर ये हो गया। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो चलिए समीकरण 1 को 2 से भाग कर देते हैं। तो जो इसके बाईं साइड में लिखा हुआ है, बाएं साइड को बाएं साइड के नीचे लिखिए, दाएं साइड को दाएं साइड के नीचे लिखिए। तो W1 के नीचे क्या होगा, W1 के नीचे होगा W2, होगा कि नहीं होगा, इधर का इधर। तो ये क्या हो जाएगा, KE1, और नीचे क्या हो जाएगा, KE2। K समान है तो K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, W1 अपॉन W2, ये क्या है, E1 अपॉन E2, यानी ये आपका फाइनल फार्मूला आ जाएगा। W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। देखिए वही बात आ रही, W1 क्या है, पहले पदार्थ का भार है, E1 के समानुपाती है, E1 इसके बराबर में लिखा है। तो पहले पदार्थ का जो भार है वो पहले के तुल्यांकी भार के समानुपाती है, दूसरे विरुद्ध अपघट्य का जो भार है ना, वो दूसरे के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो इतना ही होता है आपका फैराडे का नियम, है ना। अगर फैराडे का द्वितीय नियम पूछा जाता है तो आपको इतनी बातें ये लिखनी होंगी, और जो स्क्रीन पर थ्योरी है आपके वो आपको इतनी लिखनी होगी। उसको जस्ट जो है ये जो होती है तक मैंने लिखा है, तो इसके बाद होती है के बाद आप ये माना वाली थ्योरी लिख देंगे, और माना वाली थ्योरी के बाद ये आप इंग्लिश लिख देंगे, वहां पर ये क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल लेकर के भी आपको बात क्लियर कर देता हूं, ताकि कोई कसर रह ना जाए आपके समझने में। चलिए आपको बिल्कुल क्लियर करने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया है फैराडे के द्वितीय नियम का। मैंने यहां पर 2 विद्युत अपघट्य ले लिया है, और जिसमें मैंने इलेक्ट्रोडों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है ना। श्रेणी क्रम क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है कि नहीं। तो ये देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रोड यहां पर लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड यहां पर, इस विलयन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, इस विलयन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है कि नहीं। इसके अंदर भरा हुआ है जिंक सल्फेट और इसके अंदर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट। आपको पता है कि जब इसके अंदर विद्युत अपघटन किया जाएगा, विद्युत प्रवाहित की जाएगी, तो इलेक्ट्रोडों पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर आपका ये जिंक जो है ये इकट्ठा होगा और इस साइड में कॉपर इकट्ठा होगा, है कि नहीं। यहां पर देखिए
ये क्या है, ये इन दोनों के इलेक्ट्रोड है, जिंक का और कॉपर का, और ऊपर क्या है कि यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड को लगा दिया गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि विद्युत प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्षण पर क्या होगा, क्षण के ऊपर जाएगा जिंक जमा होगा, है कि नहीं। यानी यहां पर क्या होगा कि जो माइनस वाली क्षण है उस पर आपका देखिए इस विलयन के अंदर जिंक क्या होगा, जिंक होगा Zn डबल प्लस के रूप में। इधर जो आपका कॉपर है वो कॉपर होगा डबल प्लस के रूप में, है कि नहीं। तो जैसे ही इस विलयन के अंदर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये चार्ज वाले जो आयन है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे और वहीं पर जाकर के इकट्ठा होंगे, है कि नहीं। तो यहां पर जो प्लस वाला जो जिंक है वो कहां पर जाएगा, वो माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर इस पर जाएगा, है कि नहीं। अब जो प्लस वाला आपका कॉपर है वो कहां जाएगा, तो वो माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर के जमा होगा। तो जितनी देर तक आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, है कि नहीं। मैंने आपको जनरल एग्जांपल भी देकर के बताया था कि आपको बाइक से कहीं जाना है तो आप जितना पेट्रोल डलवाएंगे उतनी ही दूर आपकी बाइक चलेगी, है कि नहीं। तो ये जनरल एग्जांपल, उस तरीके से आप जितना इसमें विद्युत अपघटन करेंगे, है ना, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोडों पर क्या होगा कि जिंक और कॉपर इकट्ठा होगा, निक्षेपित होगा, जमा होगा। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। स्क्रीन पर आप इस पहले वाले फॉर्मूले को भी देख सकते हैं, जो W1/E1 इज इक्वल टू क्या है, W1/W2 बराबर क्या है, E1/E2। ये जो मैंने अभी डेरिवेशन आपको करवाया ये वही डेरिवेशन आया हुआ है। ये यहाँ पर कुछ देर तक लगा भी रहेगा ताकि ये बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये हो गया। अब उसके बाद आप फैराडे का इसमें द्वितीय नियम लगा दीजिए। पहले वाले में देखिए क्या है, जिंक है, तो इलेक्ट्रोड पर कौन जमा होगा, जिंक जमा होगा, है ना। पदार्थ की मात्रा कौन होगी, जिंक की होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जिंक के लिए लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला हमारा है जिंक, तो W के सफिक्स में मैंने क्या लिख लिया, W है निष्क्रिय पदार्थ की मात्रा, और पहले वाले में कौन है, जिंक, तो W के सफिक्स में मैंने जिंक लिख दिया। समानुपाती किसके होगा, तो समानुपाती कह रहा था आपका इसके तुल्यांकी भार के। अब इसका तुल्यांकी भार मान लेते हैं। तुल्यांकी भार क्या होता है, कैपिटल ई से लिखते हैं। और किसका तुल्यांकी भार, जिंक का, तो यहां पर लिख लेते हैं कैपिटल ई, और ये हो गया जिंक। देखिए समझ में आ रहा, W1 समानुपाती किसके होगा, E1 के। तो यहाँ W1 के तौर पर कौन है आपका, जिंक है कि नहीं, और E1 के तौर पर कौन है आपका, जिंक है। यानी पहला आपका जो विद्युत अपघट्य है वो कौन सा है, जिंक का विलयन है कि नहीं। चलिए तो यहां से क्या करेंगे, फिर WZn, अब फिर ये सिंबल हटाएंगे, फिर वही नियतांक आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा KEZN। देखिए ये बात तो समझ में आई होगी, जैसे मैंने उसको किया था वैसे इसको करते जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे विलयन के लिए लगा दीजिए। दूसरे विलयन में कौन सा पदार्थ है, तो कॉपर है कि नहीं। तो यहां पर लिख लीजिए WCU, ये हो गया दूसरा विलयन का पदार्थ कॉपर। अब इसमें इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, तो E और Cu, तुल्यांकी भार कैपिटल E, और कौन है यहाँ पर, कॉपर है, तो कॉपर के तुल्यांकी भार के समानुपाती। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा ECU हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, उसी फैराडे के द्वितीय नियम से लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए WCU, ये सिंबल हटाएंगे फिर नियतांक आ जाएगा। तो यहां पर नियतांक लेते हैं स्मॉल के, उसके बाद ECU हो गया, है कि नहीं। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर से आप समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए। जो आपने यहां पर लिखा हुआ है W1/W2 यहां भी आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए लिख लेते हैं कि समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 को 2 से भाग में इधर कर देता हूं इस साइड में, है ना। यहां पर समीकरण 1 कौन सी है आपकी, WZn है यानी जिंक है, और ये समीकरण आपकी जो सेकंड वाली दी गई वो कॉपर के लिए दी गई। ये देखिए आ रहा है, पहला आपका जिंक है, दूसरा आपका कॉपर है, उसी के नीचे आ गया जैसे आपने यहां पर लिखा था W1/W2। ठीक, इधर क्या है आपका, तो इधर है आपका EZn यानी जिंक है, और यहां पर क्या है ECU है, और इधर एक चीज और भी है आपकी, यहां पर K है आपका और यहां पर K है, तो K से K फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, WZn WCU बराबर EZn/ECU।
देखिए जो मैंने आपको करवाया था वही फॉर्मूला आपका यहां से भी निकल करके आ गया है कि नहीं। तो ये उस पर बेस्ड एक एग्जांपल था। आप इसी तरीके से कोई भी विलयन ले सकते हैं, सब पर फैराडे का दूसरा नियम लगाइए और सबके लिए इसी तरीके से लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। वहां पर W1 और E1 था, यहां पर W1 के तौर पर जिंक आ गया और E1 के तौर पर जिंक का तुल्यांकी भार हो जाएगा। W2 की जगह पर कॉपर आ गया, E2 की जगह कॉपर का तुल्यांकी भार ECU हो गया, है कि नहीं। तो ये एग्जांपल मैंने उस एग्जांपल पर आपको करवा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन को। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके आ गया है और ये फैराडे के द्वितीय नियम से ही संबंधित है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का है जो मैंने ले लिया। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवाने के लिए सोच लिया है ना। जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है और आपका कॉपर सल्फेट वाले 3 विरुद्ध अपघटनी सेलों ए बी सी को जो है श्रेणीबद्ध किया गया, यानी इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है इन तीनों के विलयन को। ये विरुद्ध अपघटनी विलयन आपके हैं, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, तीनों हैं। उसके बाद कह रहा कि एवं 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा सेल बी के कैथोड पर, है ना, 1.5 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होने तक लगातार प्रवाहित की गई है। देखिए विद्युत धारा कितनी है, 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। किस पर, तो बी वाले इलेक्ट्रोड पर। बी में कौन है, तो बी में आप देख लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है, ए में कौन है, जिंक सल्फेट है, सी में कौन है, कॉपर सल्फेट है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ए में क्या है, जिंक सल्फेट, बी में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सी में क्या है, कॉपर सल्फेट। ये श्रेणी क्रम में जोड़ करके दिया है, ठीक। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद कहता है कि 1.5 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होने तक लगातार प्रवाहित किया गया है ना। उसके बाद विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई, आपको समय कैलकुलेट करना है, टाइम, है कि नहीं। उसके बाद आपका निक्षेपित कॉपर एवं जिंक का द्रव्यमान क्या होगा, है ना, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। देखिए फैराडे के पहले नियम से दूसरा नियम भी बनाया जा सकता है ना। तो चाहे उससे लगा लीजिए चाहे इससे लगा लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, तो इसने सवाल में हमसे कहा है कि जो आपका बी वाला विलयन है, यानी बी विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा 1.45 ग्राम सिल्वर प्राप्त होने तक प्रवाहित की गई है। तो पूछ रहा कि समय कितना लगेगा, है ना। तो पहले हमें यहां से आवेश कैलकुलेट कर ले, चार्ज, उसके बाद हम क्यू बराबर IT लगा करके समय कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले चलिए हम सिल्वर नाइट्रेट के लिए यहां पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो देखेंगे यहां पर नंबर फर्स्ट जो आपका लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट आपका कैसे टूटेगा, Ag प्लस में और NO3 माइनस में, है ना। इस प्रकार से आपका सिल्वर नाइट्रेट टूटता है। अब यहां पर सिल्वर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, देखिए इस विलयन के अंदर बी वाले में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की गई है और क्या हुआ, फिर उसमें 1.5 ग्राम सिल्वर निक्षेपित हुई है ना। तो चलिए, तो यहां पर सिल्वर हो गया। अब सिल्वर के लिए क्या है, सिल्वर है आपका Ag प्लस के रूप में, है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बदल जाएगा सिल्वर में, है कि नहीं। भाई सिल्वर के ऊपर 1 प्लस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पर क्या है, देखिए मैंने आपको बताया भी था इसके पहले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको फैराडे का पहला नियम बताया था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन और फैराडे नियतांक में संबंध क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 3 फैराडे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि 1 फैराडे बराबर सिल्वर, सिल्वर का जो परमाणु भार होता है वो होता है 108। तो यहां पर लिख लेते हैं 108। अब इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहां पर देखिए 1 फैराडे से इतने, अब इसी में आगे देखिए आपसे कह रहा था कि कितने ग्राम सिल्वर निक्षेपित हुई है, कह रहा कि 1.5 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होने तक इसमें धारा प्रवाहित की गई है, ठीक। तो 108 ग्राम सिल्वर 1 फैराडे से मिलती है ना। तो 1.5 ग्राम जो सिल्वर है वो कितने फैराडे से मिलेगी ये आपको बताना है ना। चलिए पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 फैराडे से इतना हो गया, आपको कितने प्राप्त करना है, 1.5 ग्राम करा कि सिल्वर निक्षेपित हुई है, तो ये कितने फैराडे से मिलेगी, इसे हमें निकालना होगा। तो 1 फैराडे से इतना हो गया, तो यहां पर लिख लेंगे
कि 1.45 ग्राम, है ना, इतनी सिल्वर आपकी कितने फैराडे से प्राप्त होगी। या एक स्टेप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करूंगा वरना थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। यहां पर कर देते हैं कि 108 ग्राम, है ना, ये सिल्वर जो है प्राप्त होगी कहां से, एक फैराडे से, है ना। और कितनी सवाल में 1.45 ग्राम, तो ये कितने ग्राम से प्राप्त होगी, तो यहां पर हो जाएगा 1F हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा आपका 1.45। अब देखिए एक फैराडे किसके बराबर होता है, तो एक फैराडे आपका होता है 96,500, है कि नहीं। ऊपर क्या हो जाएगा 1.45 ये हो जाएगा, और नीचे कितना है 108। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से देखिए क्या है, एक पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, है ना। ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आ जाएगा 13,99,25, यानी ऊपर आ जाएगा 13,99,25, और नीचे कितना हो जाएगा 108। इसको डिवाइड कर लीजिए दोनों को, तो ये आ जाएगा 1295.6 कूलम, है ना। यानी इसको डिवाइड करने के बाद 1295.6 कूलम आ जाएगा, है ना। ये सॉल्व करेंगे इतना। तो अब यहां से देखिए क्या हुआ, यहां से आपको आवेश पता चल गया, चार्ज, कि इतने ग्राम आपकी जो सिल्वर है वो कितने फैराडे से या कितने आवेश से या कितने कूलम से प्राप्त होगी, इतने कूलम से आपकी प्राप्त होगी। अब यहां से हमें क्या कह रहा था कि समय कैलकुलेट करना, चलिए समय कैलकुलेट कर लेते हैं। समय के लिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूं इसको। तो समय के लिए क्या है, क्यू बराबर IT, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले नियम में। तो यहां से आपको समय कैलकुलेट करना, तो T बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन I। क्यू की वैल्यू, क्यू है आवेश, आवेश कितना आया देखिए 1295, यानी 1295.6, ये कितना है 1.5। पॉइंट के बाद संख्या बराबर पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट हट गया, और यहां से पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हटा दिया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा, तो ये हो जाएगा 863.7। अब देखिए ये समय आपका जो आएगा वो सेकंड में आएगा, और समय आपको मिनट में कैलकुलेट करना है। तो यहां पर इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। तो चलिए इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो समय आपका चेंज हो जाएगा मिनट में। इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 14.395 या 14.40 मिनट, है ना। तो समय आपका इतना आएगा 14.395, और 395 को नियर अबाउट 39 लिखा हुआ, तो पहले में एक जोड़ दिया जाता है, तो यहां पर 14 पॉइंट आपका 400 यानी 40 ले लिया जाएगा। तो आप यहां पर 14.40 लिख सकते हैं, है ना, 14.40 मिनट हो जाएगा। तो यहां से आवेश कैलकुलेट कर लिया, और उसके द्वारा ये समय कैलकुलेट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे इसको सॉल्व कर देता हूं। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसके आगे इसको इरेज करके सॉल्व कर देता हूं। अब सेकंड देखिए आपका क्या है कि कॉपर दिया गया है ना, कह रहा है कि कॉपर और ये जो कॉपर है आपका और जिंक है, इन दोनों की मात्रा ज्ञात करनी है ना। तो कॉपर और जिंक की मात्रा कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जब इनके फार्मूलों में हम फैराडे और चार्ज निकालेंगे, है ना, तभी आपका कॉपर और जिंक का द्रव्यमान कैलकुलेट होगा। तो चलिए, आपको कॉपर का भी निकालना है और जिंक का भी निकालना। तो पहले कॉपर के लिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 कैसे टूटता है, तो Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस, इस प्रकार से ये टूटेगा। दूसरा कह रहा कॉपर और जिंक दोनों की मात्रा ज्ञात करनी है ना सवाल में। तो हम क्या ले लिया, हमने कॉपर सल्फेट को ले लिया। अब यहां से देखिए कॉपर क्या, Cu डबल प्लस। अब ये Cu में कन्वर्ट होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना इसके ऊपर प्लस का चार्ज लगा हुआ है। तो 2 लगा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, तो ये बदल जाएगा कॉपर के अंदर, है कि नहीं। अब यहां पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन बराबर 3 फैराडे, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, 2 फैराडे के। तो यहां से हो जाएगा कॉपर का द्रव्यमान। देखिए कॉपर का द्रव्यमान कहीं कहीं पर 63 लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पॉइंट भी ले लिया जाता है। तो 63.5 यहां पर ले लीजिए, या 63 भी ले सकते हैं। तो 63.5 ग्राम हो जाएगा ये, है कि नहीं। अब आपका तो ये 2 फैराडे से इतना मिलेगा, और आपका चार्ज कितना आया था कूलम में, अभी जो निकाला था, तो ये आया था 1295.6,
जो लास्ट में आपका आवेश आया था। तो इस आवेश से भाई जितना आवेश विलयन के अंदर प्रवाहित होगा उसके हिसाब से हमें मात्रा निकालनी है, अपने मन से तो निकालनी नहीं है। तो उस विलयन के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा था, तो 1295.6 ये था। चलिए तो यहां पर क्या लिख लेते हैं कि 1295.6 से कितना प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 63.5/2F इंटू क्या हो जाएगा 1295.6। देखिए यही होगा, है ना। ये यूनिटरी मेथड है, इसके पहले मैंने बहुत सारे सवाल करवाए हैं प्रथम नियम वाले में, नहीं वीडियो देखा तो देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ ये होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा भाग देखिए यहाँ पर क्या होगा 63.5/2 गुणे 965 00 1295.6। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 82,270.6 ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 19,3,1,2,3। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.426 ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपके जो कॉपर की मात्रा आ गई वो कितनी आ गई 0.426, कितने आवेश से, तो इतने आवेश से। ये आवेश आपने कैलकुलेट किया था, इस आवेश के हिसाब से ये आपको मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला वाला भी आपको सॉल्व कर देता हूं। तो चलिए अब मैं अगला आपको सॉल्व करवा देता हूं। अगला देखिए क्या है, तो अगला है जिंक सल्फेट। जिंक की मात्रा कह रहा था, तो जिंक को ले लीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि जिंक का भी मैंने आपको इसी प्रकार से सॉल्व कर दिया है ना। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जिंक में चेंज हो जाएगा 2 फैराडे, और ये आपको उसी तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका जो परमाणु भार होता है वो 65.4 ग्राम होता है। ये भार उसका इतना आपका कूलम आवेश है। यानी जैसे आपने कॉपर का निकाला है बिल्कुल एज इट इज जिंक का भी निकालना है, बस यहाँ बदलेगा क्या, जिंक का परमाणु भार है कि नहीं। तो यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा हुआ है, आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।